हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को जनवरी 2024 में संपन्न हुई सीटेट परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र हल करवा रही हूं। तो पहला हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, सेकंड है जेंडर समानता, थर्ड है जेंडर समता और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो तनुज है वो अपने किसी फ्रेंड से बोल रहा है कि मैं भाला फेंकूंगा क्योंकि मैं एक बॉय हूँ और मेरी सिस्टर रस्सी कूदेगी क्योंकि वह एक लड़की है। और उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो ये हमारा क्या, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। जहां पर भी लिंग संबंधी विभेद किए जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो हमारी जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। अब आपको ये बताना है इसमें कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन पहला ऑप्शन है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। पहला ऑप्शन वैसे इसका राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। फोर्थ है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, जो अपसारी चिंतन होता है हमारा, अप मीन्स क्या होता है, ऊपर जाना, तो वो क्या होगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जो अपसारी चिंतन होता है हमारा, तो वो मान लीजिए ऐसे जाता है, मतलब क्या है, एक एक ही दिशा में क्या होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो एक ही स्थिति में क्या है, जैसे इस तरीके से, तो एक स्थिति में अडिग रहता है। मतलब उसकी जो मतलब एक सही समाधान, मतलब एक अगर उसने कोई इस निष्कर्ष निकाल लिया तो वो क्या है, उसी पे अडिग रहेगा। और जो अपसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं वो मैथ्स है, फिजिक्स है, उसके दो दो एक ही क्वेश्चन को 2 बार, 4 बार, 6 बार अलग अलग तरीकों से हल करने की क्षमता रखते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। अब आपको नहीं है इसमें बताना है। तो पहला है हमारा, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। सेकंड है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। थर्ड है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। फोर्थ है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ राइट होगा। कि जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं बताया, तो यही है कि निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी कक्षा का केंद्र है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समावेशी कक्षा का केंद्र होता है वो बहुत सारी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है। उनकी जो भाषा शैली होती है उसके जो अंतर होता है, मतलब समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। उसमें कुछ आपको एचआई मिलेंगे, कुछ एमआर मिलेंगे, कुछ उसमें डेफ स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से जो समावेशी कक्षा होती है तो विभिन्न छात्रों के लिए अलग अलग समायोजित की जाती है कि उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना है। और इसमें फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, केंद्र नहीं होता है, उनको बाहरी जगत से, पर्यावरण से भी कुछ सिखाया जाता है। इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजर्सन और रीजन से आया है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एजर्सन में बोला है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं
उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सेकंड है रीजन, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो पहला है इसका ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही है कि जो शिक्षार्थी है वो अगर पहले से कुछ जानते हैं तो उनको क्या है, ज्ञान में जब वो अपना निर्माण करेंगे, मान लीजिए जैसे किसी स्टूडेंट्स को ABCD आती है तो उसे एप्पल की स्पेलिंग लिखने में इजी रहेगी। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि पैटर्न ढूंढना, जैसे कोई भी स्टूडेंट है अब उसको मैथ्स आती है तो वो पैटर्न ढूंढने में और पिछले ज्ञान के साथ उसको जुड़ाव करने में क्या होगा, सक्षम होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर जो ए है वो आर की सही व्याख्या करेगा। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सेकंड है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो बच्चों का जो विकास है वो सार्वभौमिक नहीं होता है, बच्चों का विकास अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार का होता है, मीन्स विभिन्न होता है। तो इसका हमारा अभिकथन ए तो राइट है, लेकिन कारण जो आर है वो गलत बताया गया है। तो पहला है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी हमारा गलत है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है, ये हमारा सही है क्योंकि जो अभिकथन ए कहा गया है वो बिल्कुल सही है और इसका जो रीजन दिया गया है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, ये तो असफलता तो गलत हो जाएगा हमारा। सेकंड है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं, अगर हमारी जो आंतरिक प्रेरणा है अगर असफल होने में भी हमें जागरूक कर रही है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या है, हम पुनः फिर से सफल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सफलता और असफलता दोनों में ही क्या होता है, आंतरिक आरोपण का प्रयोग होता है। इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। सेकंड है छात्रों को अपने शिक्षकों का ज्ञान निष्क्रिय प्राप्त होना चाहिए। थर्ड है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। फोर्थ है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के सीखने को, जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो हम लोग उसका मापन नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त, जहां पर भी निष्क्रिय वर्ड आ जाता है तो वहां पर भी क्या हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। छात्र हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है, ना कि वो निष्क्रिय होता है। छात्र और शिक्षक जब दोनों ही सक्रिय होंगे तभी शिक्षण हमारा सुचारू रूप से चलता है। थर्ड ऑप्शन है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है इसका, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो उसका क्या होता है, एक प्रामाणिक ज्ञान होता है, तथ्य होता है कि हम ऐसी चीज सीख रहे हैं तो हम फ्यूचर में ऐसा काम कर पाएंगे। इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की
व्याख्या की जाती है। अब इन्होंने वाइगोत्स्की को यहाँ ले लिया कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पहला है सामाजिक विकास, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है गतिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें क्या होता है, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। क्योंकि जब हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 की एज में आ जाता है। तब तक बच्चे में तर्क, चिंतन और विभिन्न प्रकार के कौशल जागृत हो जाते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, मतलब स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा हमारा स्वनियमन। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, असंतुलन, सेकंड है निजी वॉक, थर्ड है अनुकूलन, फोर्थ है संगठन। तो वाइगोत्स्की ने बोला है कि जब बच्चे किसी चीज से प्रस्तावित होता है और वो जब सेल्फ रेगुलेशन करता है तो वो क्या अपनी इनर स्पीच, मतलब जो उसकी निजी वाक होती है, जो उसकी स्वयं की गणना या वो होती है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अनुसार, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अनुसार इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि बच्चा क्या है, खुद से ही बातें करता है। जब वो छोटा होता है तो वो खुद से ही बातें करता है कि मैं एक ऐसा गुड्डा खरीदूंगा, मैं एक ऐसी गुड़िया खरीदूंगी। तो वाइगोत्स्की ने इसे निजी वॉक बोला है। अब 10 नंबर हमारा फिर एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। रीजन इसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने ये तो बताया है कि जो नैतिक विकास है वो क्रमिक रूप से चरणों में होता है, कि जैसे जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आती है, तो जो हमारा विकास के जो क्रमिक चरण है वो उनमें भी क्या होता है, इंटरचेंजमेंट देखने को मिलता है। और फर्स्ट ऑप्शन था लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर क्या अच्छा या बुरा समझने में, इन्होंने बताया भी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, इस तरीके के क्या इन्होंने नियम दिए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन भी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है हमारा अंतरवैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, सेकंड है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, थर्ड है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, फोर्थ है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इसका हमारा क्या होगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल हमारा सही होगा। क्योंकि जो बच्चा होता है अगर वो म्यूजिक भी सुन रहा है तो उससे क्या है, वो कुछ ना कुछ सीखता है, कभी वो डांस करेगा, कभी उसकी धुन को ही गुनगुनाएगा। तो इससे क्या है, जो स्टूडेंट है उसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, क्या परफॉर्मेंस देने की। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। जहाँ पे सही नहीं दे रखा होता है तो उस ऑप्शन को बल्कि ज्यादा अच्छे से रीड करना चाहिए। पहला है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है। ये तो बिल्कुल सही है कि जो सीखना होता है विद्यार्थी का वो कहीं ना कहीं उसके जो उसने पहले सीखा होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला लेता है तो ऑब्वियसली वो बाइक भी आसानी से या स्कूटी भी आसानी से चला लेगा, क्योंकि उसने पहले से साइकिल चलाने का प्रशिक्षण ले रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा राइट है। सेकंड है
अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ये भी बिल्कुल सही है कि उसने जो पहले जो उसकी स्कीमा है, जो पहले उसने सीखने की क्षमताओं को जान रखा है, तो वो उसका क्या है, वो उसके वैचारिक पुनर्गठन है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। मीन्स हम जो क्या है, समाज में रहकर भी हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, अपने वातावरण में भी, हम आस पड़ोस से भी डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। तो थर्ड ऑप्शन भी इसका राइट है। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये हमारा गलत है। जो सीखने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेसिंग, एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक उत्पाद नहीं है कि बस कोई चीज है बनी बनाई और हमने पी ली और हमें याद हो गई। सीखने के लिए हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला है अपसारी चिंतन, सेकंड है कार्यात्मक स्थिरता, थर्ड है निष्क्रिय अनुसरण, फोर्थ है प्रतिक्रिया सेट। तो जो अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है हमारी, उसमें क्या है, जो बच्चा होता है वो कई तरीके से सीखने की क्षमता रखता है। वो मतलब चारों दिशाओं में उसका सीखने के लिए आकर्षण रहता है। इस प्रकार जो समस्या समाधान है वो हमारा अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या, फर्स्ट राइट हो जाएगा। और अगर अभिसारी चिंतन होता, तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, जो बच्चा वो एक ही क्वेश्चन में हमेशा अडिग रहता है कि मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है तो अब मैं इसको हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करूंगा। अभिसारी चिंतन में बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समस्या समाधान मीन्स अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। तो जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो उन्होंने पहले स्तर का जो दूसरा चरण है उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सही गलत में विभेद जानने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। अब इसमें वंचित वर्ग से क्वेश्चन आया है, मींस स्पेशल एजुकेशन से। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो जो वंचित वर्ग होता है तो उसमें क्या है, विशेष स्टूडेंट्स शामिल किए जाते हैं। तो उनको हमें विविध परंपराओं के प्रति जागरूक करना चाहिए और जो उनकी संवेदनशीलता है उसको क्या है, बढ़ावा देना चाहिए, तभी वो समाज में कुछ कर पाएंगे। अगर वंचित वर्ग के जो छात्र हैं अगर उनको समाज में समावेशन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वैसे भी उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता और अगर वो अपना समावेशन भी नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। उपयोगी प्रतिपुष्टि आपको बताना है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, ये तो गलत है। यह व्यापक और सामान्य होती है, नहीं। जो उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा विशिष्ट होती है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। मीन्स जो उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है वो समय के साथ चलती है और क्या होता है, एक विशिष्ट होती है। इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम, इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। जो हम लोग फीडबैक हमें क्लास में मिलता है क्या, वो स्पेसिफिक और टाइमली होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, अब इन्होंने समीपस्थ सिद्धांत के बारे में पूछा है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अब जो समीपस्थ सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है, अंग और हाथ, इसमें बताया जाता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। तो ये बिल्कुल राइट है। जब बच्चा छोटा होता है शैशव अवस्था में, तो स्टार्टिंग के 3 इयर्स जो उसका विकास होता है वो बहुत स्पीड में होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसमें आपको बताना है एजर्सन और रीजन। तो 18 नंबर में हमारे ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ए और आर क्या हो जाएगा, दोनों हमारे सही हो जाएंगे। और ए की आर क्या हो जाएगा, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। अब इसमें रचनात्मक मूल्यांकन आ गया। छात्रों के पूर्व ज्ञान को करने के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये तो हमारा सही है। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी सही है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो, ये हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी छात्रों की तुलना नहीं की जाती। तुलना हमारा क्या है, जो तुलना वर्ड है वो सीटेट क्या है, निगेटिव वर्ड मानता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तुलना आ गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सही है कि जो हमारे समय समय पे क्या है, परीक्षाएं होती हैं, तो वो इससे ये निर्धारित होता है कि छात्र ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में तुलना करने की बात की गई तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है। पठन वैकल्य मीन्स क्या हो गया, डिसलेक्सिया के बारे में इन्होंने पूछ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वयन में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो क्या, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। जिस छात्र को डिसलेक्सिया होती है तो क्या है, वो अक्षरों में विभेद नहीं कर पाता है, मीन्स जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है उसको वो सही से नहीं कर पाता है। जैसे उसको ए ऐसे बनेगा तो वो ए ऐसे बनाएगा, वी को वो ऐसे ना बना के ऐसे बनाएगा, डी को वो यू ना बना के यू बनाएगा, क्योंकि क्या है, उसकी जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है उसमें डिफिकल्टी है। इसी को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता क्या होती है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगर आप किसी छात्र को गंभीरता से जानना चाहते हैं तो क्या, आपको उसके पर्सनल ओपिनियन जो है वो भी उसके पता करने पड़ेंगे, तभी आप उसके गंभीर रूप से या
गंभीर रूप से उसकी योग्यता का आकलन कर पाएंगे। कोई भी छात्र अगर आप उससे बातचीत नहीं करेंगे तो फिर आप उसका जो पर्सनल ओपिनियन है वो नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी छात्र का पर्सनल ओपिनियन करने के लिए स्टूडेंट और टीचर्स को दोनों को ही क्या है, आपस में कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। अब इसमें बाधिता और अक्षमता के लिए, बाधिता मीन्स क्या होती है, हमारी श्रवण अक्षमता से लिया गया है, और डिसेबिलिटी मीन्स हमारी सीखने की जो अक्षमता है। तो इसका 22 में हमारा पहला है जैविक कार्यात्मक, सेकंड है कार्यात्मक जैविक, थर्ड है क्रियात्मक शारीरिक, फोर्थ है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो बाधिता क्या है, एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। बाधिता मीन्स क्या है, वो हमारा, अगर हम क्या है दिव्यांग है या हम सुन नहीं सकते हैं तो वो हमारी एक जैविक स्थिति हो जाएगी। जबकि जो सीखना होता है तो उसमें क्या हम कार्य करते हैं तो वो हमारी एक कार्यात्मक स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करते हैं। पहला है हमारा, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। सेकंड है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। थर्ड है, संज्ञान और भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। फोर्थ है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या होगा, राइट होगा कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। जब तक क्या होगा, हमारी इमोशन और जो कॉग्निशन है वो आपस में क्या होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने संज्ञान और भावनाओं को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। पहला है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। इसका पहला ही ऑप्शन इन्होंने राइट दे दिया। क्या होगा, शिक्षक जब अमूर्त अवधारणाओं को समझाता है, और जैसे कि कोई छात्र है, अब उसको गिनती सिखानी है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो गांव में प्राइमरी विद्यालय होते हैं तो हम लोग क्या है, कंचे के माध्यम से उसको गिनती सिखा सकते हैं, या फिर उसको लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर भी हम लोग क्या है गिनती सिखा सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे ठोस उदाहरण हो जाएंगे प्राथमिक कक्षाओं में, उनको अमूर्त रूप से मीन्स सोचने समझने की क्षमता को सिखाने के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अब इसमें हमें आंतरिक अभिप्रेरणा का वर्णन बताना है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, सेकंड ऑप्शन है इसका, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। मतलब अगर हमने कोई काम किया है और अगर हम उस काम को करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं, तो जो उसका आनंद है स्वयं के द्वारा कार्य करने में सफलता का, तो क्या वो किसी और चीज में नहीं है, तो वो हमारी क्या हो गई, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई कि अब मुझे इस काम में सक्सेस मिली है, अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट काम करूंगा तो मुझे उसमें भी सक्सेस मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। और जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो हमेशा पुरस्कार के माध्यम से आती है। और अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया, तो दंड के भय से क्या है, बच्चा अच्छे से या सुचारू रूप से सीख नहीं पाता है। और जहाँ पे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना आती है वहां पे भी आंतरिक अभिप्रेरणा का हमारा जन्म नहीं होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत आनंद से ही आती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। पहला है बोलकर सोचो, सेकंड है संकेत और इशारे, सी है इसका प्रश्न, डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ई है रटकर दोहराओ।
तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा 26 का, देखते हैं हम लोग। बोलो और सोचो, ये तो बिल्कुल हमारा सही है। संकेत और इशारे, ये भी हमारा सही है। प्रश्न भी हम लोग करते हैं, वो भी हमारा सही है। प्रश्न पूछने क्या स्किल हमारी डेवलप होगी। आधा हल किया हुआ उदाहरण भी हमारा सही होगा कि कम से कम हम किसी के द्वारा आधे हल तक तो पूछे। आलम्बन मीन्स क्या हो जाएगा, किसी ने हमें स्कैफोल्डिंग दी, मीन्स हमारी मदद की। अगर कोई हमारी मदद करता है तो क्या है, हम उस अगर किसी ने एक वर्ड बताया तो हम क्या और वर्ड सोच सकते हैं, उसके संकेत और इशारों को भी पहचान सकते हैं। अब कभी कभी हम उत्तर बताने में अटकते हैं और किसी ने स्कैफोल्डिंग मीन्स बीच में अगर हमें मदद दे दी प्रश्न के, तो हम पूरा प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। आधा किया हुआ उदाहरण, हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आधा पहुंच पाए, आधे में अटक गए, किसी ने हमें बाहरी व्यक्ति ने मदद दे दी तो हमने उसकी सहायता से वो उदाहरण भी पूरा हल कर लिया। रटकर दोहराओ, को कभी भी शिक्षा में हमें रटना नहीं है। एनसीएफ 2005 में रट्टाफिकेशन को मना किया गया है, मतलब रट्टाफिकेशन क्या बहुत ही खराब माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ए बी सी डी ये सारे ही ऑप्शन हमारे राइट हैं। नेक्स्ट है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करता है। यह दर्शाता है अराजक शीर्षगामी रेखी समीप दूराभिमुख। तो बच्चे जब सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है। तो इसका समीप दूराभिमुख ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट हमारा जीन पियाजे आ गए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। अब इन्होंने बोला है कि जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को जो मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, इंद्रियों का समन्वयन, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। इसका तो क्वेश्चन पढ़ के ही ऑप्शन समझ में आ गया कि विकेंद्रण, क्योंकि जहां पर भी अलग अलग होगा तो क्या होगा, हम डाइवर्जेंट चिंतन करेंगे, मीन्स डिस्टेंटरिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसने रस्सी से जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे के इस तरह के तर्क देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। तो संवेदी तो हमारी क्या होती है, 0 से 2 होती है। ठीक है, तो संवेदी चलन अवस्था में तो हम लोग क्या है, अपने केवल अंगों पे ही काबू कर पाते हैं। तो जो पूर्व चलन अवस्था हमारी होती है उसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो तर्क देता है कि रस्सी फंसने के कारण मैं आउट हो गई, मैं जानबूझकर आउट हो गई। तो इस प्रकार के रीजन हमारे पूर्व चलन अवस्था में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकंड है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। पहला ऑप्शन तो स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जो लर्नर्स है उसे क्या बोल दिया गया कि वो निष्क्रिय है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। जहां भी जो शिक्षार्थी है अगर वो स्वयं ही सीख रहा है तो क्या है, वो सक्रिय है और स्वयं के द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किए। इस प्रकार के और सीरीज को पाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।